देखो बेटाओ, लास्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन लिख रहे थे और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सेशन अपना एंड हो गया। तो हम अब इसमें इस सेशन में हम उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन था बेटा अपना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांट बी, चार ऑप्शन हैं। h/2 पाई, सेकेंड ऑप्शन इज 2.5 h/2 पाई, थर्ड ऑप्शन इज 3h/2 पाई और फोर्थ ऑप्शन है आपके ऑप्शन है 1.5 h/पाई। बोलो बेटाओ, कोई आंसर देना चाहेगा? बेटा ट्राई करो, कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? हाँ बेटा प्रथम। अस्मित। बेटा तनु। शाबाश बेटा हो, आपके आंसर्स आ रहे हैं। जानवी, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो देखो बेटा हो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ओके बेटा, चलो। हाँ जी, आपका आंसर भी ठीक है। यस बेटा, आपका भी सही है। शाबाश, बड़े जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के। चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हमने फिजिक्स की लैंग्वेज में एनवीआर कहा था, आपको बताया था कि h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, बट आप यहाँ पे केवल इंटीजर बोल सकते हैं। तो आप अगर आप यहाँ पे चेक करो, कंपेयर करो, तो इस h/2 पाई में हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, दैट इज n एक इंटीजर है। मैं बेटा यहाँ पर बात करूं तो ये 3 आपके सामने साफ दिख रहा है कि एक इंटीजर है, ये भी n है, ये भी इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो बेटा मैंने कंपेयर करना है h/2 पाई से। अगर मैं इसको h/2 पाई से कंपेयर करूंगा तो पहले मुझे 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो 2 का ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3h/2 पाई से। मुझे h/2 पाई की वैल्यू चेक करनी है, ना कि h/पाई की। तो यहाँ पर h/2 पाई की वैल्यू जो है वो वापस से फिर एक इंटीजर बन गई। तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। हमने पूछा है कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो h/2 पाई की जो वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की, वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा। ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। सो दिस कांट बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हाँ बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ हाँ जी बेटा। तो प्लीज अब रिपीट कर दो सर, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, हम वापस करते हैं। नेटवर्क इशू मेरा भी हो जाता है, कोई इशू नहीं। हालांकि सारी वीडियोस में अपलोड करूंगा तो आप लोगों ने भी देखते रहा करो, पर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बेटा? देखो, हम जब एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करेंगे ना बेटा उसकी वैल्यू को,
तो हम वो h/2 की वैल्यू को देखेंगे कि ये h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं। मतलब h/2 का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शनल। तो वो किसकी वैल्यू का, किस वैल्यू का, h/2 का, है ना। तो यहाँ पे h/2 है, इसका मल्टीपल 1 टाइम है। 1 लिखो मत लिखो तो उतना, दैट इज 1 टाइम्स है। सेम है ये यहाँ पर h/2 वैल्यू से कंपेयर करें तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये 2.5 टाइम्स है, ये तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। ये h/2 का 3 टाइम्स है, ये इंटीग्रल वैल्यू है। ये h/π का है, बट हम h/π से तो करते नहीं हम कंपेयर। हम कंपेयर किससे करते हैं, h/2 से। तो पहले h/π को h/2 में चेंज करने के लिए आपको 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। हाँ, तो जब नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे h/2 से तो 1.5 इंटू 2 तो हो जाएगा 3, ये बन गया 3, और ये हो गया h/2 सेपरेट। और मुझे कंपेयर ही h/2 की वैल्यू चेक करनी थी, इसका कितने टाइम्स है, तो अभी h/2 का 3 टाइम्स हो गया। तो मैं इसको h/2 का 3 टाइम्स कह सकता हूं ना इस वैल्यू को। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो मैं h/π के 1.5 टाइम्स को h/2 का 3 टाइम्स कह सकता हूं, दैट इज ये h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है। हमने क्वेश्चन पूछा है कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। इज दैट क्लियर। यस ओके बेटा। आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था लास्ट सेशन में, तो बेटा आपको अब टाइम मिल गया। क्या आपने ट्राई किया, किसी ने उस क्वेश्चन का आंसर निकाला। आंसर निकाला बेटा किसी ने। सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस वीडियो, मैं लिख देता हूं। बेटा निकाला किसी ने इस क्वेश्चन का सॉल्व आंसर। चलो नहीं निकाला अभी, तो मैं फिर एक बार इसको सॉल्व करता हूं। देखिए बेटा, वैसे मैंने अभी मैसेज बॉक्स चेक नहीं किया, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंसेस। याद आ रहा है, क्वेश्चन था ये, रेशियो ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रेडियाई of fourth and third orbit of hydrogen and that of Li2 plus ion कितना होगा बेटा, यही क्वेश्चन था ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान देना। हमने पढ़ा हुआ है रेडियस r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ओके बेटा, अगर मुझे पहले हाइड्रोजन के लिए डिफरेंस निकालना है फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये कि रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू, फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.529 इंटू फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन कितना होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन जेड लिखा रहने दो आप इसे, है ना। या आप चाहो तो इसमें ओवरऑल फॉर्मूला बना लो एक। चलो मैं एक ओवरऑल फॉर्मूला बनाता हूँ। हम यहाँ पे बात करते हैं n2 लिखता हूँ मैं, किसी भी ऑर्बिट n2 और n1 की रेडियस का डिफरेंस 0.529 n2 स्क्वायर अपॉन जेड, r n2 की वैल्यू, माइनस n1 ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी 0.529
इंटू n1 स्क्वायर बाई जेड। मैं यहाँ पर बेटा इन वैल्यू को कॉमन ले सकता हूँ, ये और जेड। अगर मैं कॉमन लूं तो ये बाहर आ जाएगा, शाबाश बेटा 0.529 बाई जेड कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा ये n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। कोई भी दो ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस ये होता है। और अब आपको बात करनी है यहाँ पर रेशियो की बेटा। अब आप जो रेशियो निकालने जा रहे हो दो एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन और लिथियम के लिए, इसका मतलब जेड भी अब चेंज हो रहा है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर आपको समझाया था फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। सो Rn2 माइनस Rn1 दो ऑर्बिट का रेशियो पहले एलिमेंट में अपॉन Rn2 माइनस Rn1 सेम ऑर्बिट के रेडियस का डिफरेंस दूसरे एलिमेंट में विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये इनवर्स लिए तो क्या हो जाएगा, ये Z2 अपॉन Z1 दैट इज दूसरे केस का एटॉमिक नंबर अपॉन पहले केस का एटॉमिक नंबर इनटू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर पहले केस में, अपॉन n2 माइनस n1 का स्क्वायर सेकेंड केस में। बोलो बेटा बात समझ में आ गई है रेशियो का फॉर्मूला बनाने की? Yes, sir. वेरी गुड। बस ये समझना है आपको कि यहाँ पर ये डिफरेंस है दो ऑर्बिट का, ये भी डिफरेंस है सेम ऑर्बिट का, और इन दोनों का रेशियो उसने हमसे पूछा है। तो इट इज इक्वल टू Z2 कितना है सेकंड केस में लिथियम के लिए 3, सर पहले केस 1:3। पहले केस में क्या होगा देखते हुए चेक करते हैं बेटा, आप मैसेज कर दिया करो जैसे और लोग करते हैं। देखो आगे पहले केस में नंबर क्या है H का 1, आगे वैल्यू पुट करो, n2 माइनस n1 की वैल्यू तो सेम है ना बेटा, देखो सेम है क्या? बेटा ये डिफरेंस तो दोनों में सेम है ना बेटा, n2 माइनस n1। Yes, sir. यस सर। तो अगर ये वैल्यू सेम है, उसने थर्ड एंड फोर्थ का डिफरेंस पूछा है, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट का, ये वैल्यू सेम है, आपका ये 0.529 सेम है, तो उस केस में इस वैल्यू का रेशियो क्या होगा? जब वैल्यू सेम होती है तो आपको मैंने समझाया था, ये वैल्यू आपको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे से कैंसिल करोगे फिर आप रेशियो निकालोगे 3:1 और ये आपका आंसर आ गया, है ना। आप ऐसे लिखने के बजाय आप इसको यहाँ से लिख सकते थे, जैसे मैं समझाता आ रहा था अब तक कि अगर मुझे रेशियो निकालना है डिफरेंस R4 माइनस R3 इज टू R4 माइनस R3, इन दोनों डिफरेंस का हाइड्रोजन और लिथियम का, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 इज टू 1 अपॉन Z2। ऐसे बना सकते थे ना बेटा, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या है, कॉमन है ना, ये वाली वैल्यू तो दोनों का Yes, sir. ऑर्बिट नंबर, हाँ ऑर्बिट नंबर भी सेम है, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ये भी सेम रहेगा, 0.59 सेम है। तो मैं और यहाँ पर अब क्या कह सकता हूँ, इस डिफरेंसेस का रेशियो क्या होगा, ये डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस ऑफ रेडियस फोर्थ एंड थर्ड इन हाइड्रोजन, दिस इज डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट फोर्थ एंड थर्ड इन लिथियम, दोनों का उसने रेशियो पूछा है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z1 इज टू 1 अपॉन Z2। इसको हम बोल देंगे क्या, इट इज इक्वल टू पहले केस में 1, दूसरे केस में Z कितना है 3। मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल रेशियो के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम 1 into 3 दैट इज 3, क्या हो जाएगा ये 3:1, ये आंसर। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, दो मैंने आपको बता दिए, ये आपके सामने हो गया। ये आई को जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ही इजियर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लोगे। आप ये मत सोचना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, चॉइस इज योर्स। एक और तरीका था जो सबसे ज्यादा लेंथी होता है, और वो क्या था बेटा,
वो ये था कि मैं हर बार रेडियस पहले फोर्थ ऑर्बिट की निकालूं हाइड्रोजन की, फिर थर्ड ऑर्बिट की निकालूं, फिर उसका डिफरेंस निकालूं R4 - R3 करके, ऐसे ही फिर मैं लिथियम के लिए रेडियस निकालूं फोर्थ ऑर्बिट की, फिर थर्ड ऑर्बिट की, फिर दोनों का डिफरेंस निकालूं लिथियम के लिए, तब जाकर के फिर मैं हाइड्रोजन और लिथियम का उन वैल्यूज से रेशियो निकालूं। तो ये और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना बेटा? Yes. वेरी Yes, गुड। sir. हाँ, तो इन बातों को समझो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना ज्यादा हम IQ और मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे, रेशियोज के केस में कॉमन वैल्यूज को हटा करके आप लोग प्रोपोर्शनल का साइन लगा करके आप इक्वेशन बना सकते हो। ओके बेटा, हो बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. वेरी वेरी गुड। तो आप लोग चाहो तो मैं आपके लिए एक फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर आप यूज कर सको इन फ्यूचर तो। डिफरेंस ऑफ डेल्टा मीन्स डिफरेंस ऑफ रेडियस n2 माइनस n1, मतलब किसी n2 मतलब कोई भी ऑर्बिट, n1 कोई भी ऑर्बिट, कोई दो ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/z एटॉमिक नंबर के इनवर्सली। ओके बेटा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. अगर n2 और n1 सेम है, जिस ऑर्बिट की वो बात कर रहा है, तो हर बार एलिमेंट चेंज होने पर वो डिफरेंस z के इनवर्सली होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेडियस भी z के इनवर्सली होती है। अगर आप ये चीज इसको दिमाग में सेट कर लेते जैसे मैंने की हुई थी, तो मेरे सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही इसका आंसर दे दूंगा कि यहाँ पर 1/z है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, दैट इज z 1:3 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। मैं इसे सॉल्व भी नहीं करता और मैं इसका आंसर दे देता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरह आपके सामने लिखकर डायरेक्ट आंसर दे देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। कई बार बच्चों का एक डाउट होता है, सर आप इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे कर लेते हो। तो बेटा इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना है ना आप लोगों ने? बोलो Yes, बेटा। sir. वेरी गुड। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, फिर जब सॉल्व हो जाए फिर दिमाग लगाया करो इसको आप और जल्दी कैसे कर सकते थे, इसमें किन किन चीजों को आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन कैंसिल कर सकते थे, रेशियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते थे। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है। लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट सीखना है, साइंस सीखनी है कि ये रेडियस क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, ऑर्बिट नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, और ये जो सारे प्रिंसिपल्स फॉर्मूले हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स और आइंस के लिए हैं, दैट इज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए है। ओके बेटा, हो Yes. वेरी। तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की, बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोग आगे मैं आपको भेजता रहूंगा, आगे थोड़ा एक टॉपिक और हो जाए फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, आप वो करें और डाउट होने पर मुझसे पूछें। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस बेटा डीपीपी में या असाइनमेंट में आगे भेजूंगा या जो भेजता रहता हूँ, मैं उन सारे डाउट्स आपसे इसलिए पूछता हूँ कि वो क्वेश्चन जो आपके डाउट्स में आते हैं उन सारे क्वेश्चंस की मैं पूरी फिर एक क्लास लगाऊंगा और उस क्लास का भी उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप टाइमली रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। ओके बेटा, हो Yes, sir. वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसी बोर मॉडल में, कि हम बोर के जो प्रिंसिपल थे, बोर पोस्टुलेट थे, इनकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सेशन है, इसके बाद फिर हम लोग आज का फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लिख दें बेटा,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, n मतलब कोई भी जो वैल्यू चाहेंगे हम पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी हम n मान लेते हैं। इन nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। ये एक्चुअल में फिर एक बार आपको याद दिला दूं, ये कैलकुलेशन जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड कर रहे हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आइंस में कर रहे हैं, दैट इज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बस ऑर्बिट अलग अलग होगा। ओके बेटा, हो ये चीज दिमाग से कभी नहीं निकलनी चाहिए आपके। अभी हम बोर मॉडल एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके बेटा, हो Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, मेरे बेटाओ ये एक फर्श पर, ये फर्श है, फ्लोर है, इस फ्लोर पर एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी पड़ी है जिसका मास m है। बेटा आप बताओगे इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सर 0। वेरी गुड। अब मैंने यहां से इस बॉडी को उठाया और मैंने इसे h मीटर तक, h हाइट तक मैं इसको यहां पे ले आया, इस बॉडी को। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा। वेरी गुड बेटा, शाबाश प्रथम। बाकी और को और भी बोलो। और के जवाब दो बेटा, क्या होगी इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पर। मैं वहां से लेकर आ गया इसे। चलो फिर मैं एक बार बताता हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोग डर के भाग जाते हो, वो नहीं आपको करना है। देखो बेटा, हो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी सबस्टेंस की, वो उस सबस्टेंस या उस बॉडी या उस सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमें ये देखना होता है कि हम किस पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कहूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस बॉडी की, तो इसका आंसर आप 0 कह सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बात ना बोलूं कि मैंने एच हाइट तक उठाया है, ये बॉडी अभी एच हाइट तक रखी हुई है, एच हाइट पर, तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 है। बात समझ में आ रही है बेटा। अब दोनों को बोलने का तरीका समझो, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने इस बॉडी को यहां से ले जाकर यहां रखा है, अब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज मैं इस इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। मैंने आपको इनिशियल पॉइंट मेंशन किया है कि मैं अगर यहां से इसको लेके जा रहा हूं तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर मैं ये बात नहीं बोलता, मैं केवल ये कहता कि इस जगह पर रखी हुई है एच हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आंसर 0 होगा। पर अगर मैंने ये बोल दिया है कि मैं फ्लोर से एच हाइट तक उठाकर लाया हूं, अब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ये 0 नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है। ओके बेटा, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये बताती है कि जहां था वहां से जहां पहुंचा है वहां तक पहुंचने में कितना वर्क सिस्टम ने किया है या किसी बाहर से सिस्टम पर किया गया है। अगर सिस्टम ने किया है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो खर्च हो गई वहां तक पहुंचाने में, उस वर्क में, वहां तक पहुंचाने में जो काम किया उसमें। और अगर किसी बाहर से किसी ने काम किया है, किसी और ने पहुंचाया है वहां तक,
तो बाहर वाले ने वर्क किया है तो उसका वर्क इस सिस्टम में ऐड हो गया एनर्जी में, तो प्लस में। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस वर्क डन होती है। ओके बेटा, मैं आपको ये फिजिक्स का पार्ट पढ़ा रहा हूं अभी यहाँ पर, आप ध्यान रखें हमेशा। इज दैट क्लियर? Yes. तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस बॉडी को यहां से, ध्यान रखना, फ्लोर से एच हाइट तक ले गया हूं, तो कौन ले गया है? मैं ले गया हूं। किसको? उस सिस्टम को, उस बॉडी को। तो मैं ले गया हूं, तो मैंने कितना वर्क किया बेटा? मैंने वर्क किया, आप जानते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना? यस सर। वेरी गुड। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम किया है, तो यहाँ फोर्स होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, एम जी, ये फोर्स हो गया, इंटू एस, डिस्टेंस कितनी है? एच, तो एम जी एच। ये मैंने वर्क किया है, मैंने किया है सिस्टम पर। तो सिस्टम में मेरा वर्क है वो एज एनर्जी स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी ये प्लस में। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ये बताना चाह रहा है कि जब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, वो h हाइट तक आते आते उसमें mgh ऐड हो गया। तो सही मायने में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस होती है, और इनिशियल पॉइंट की एनर्जी हमेशा 0 एज्यूम की जाती है। इसीलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उस वर्क डन के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जो ये बताती है कि रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या था, वहां से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में उस बॉडी को वर्क, उस सिस्टम पर, उस बॉडी पर सिस्टम ने खुद ने किया है या सिस्टम पर किया गया है। अगर वो प्लस में है, इट मींस सिस्टम पर वर्क किया गया है, किसी बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से या सराउंडिंग से वो उस सिस्टम को वहां से वहां तक ले जाया गया है, सिस्टम खुद नहीं पहुंचा है। लेकिन मेरे बेटा, अगर आप अब इसके रेफरेंस में देखो, मैं ब्लू मार्कर से चेक कर रहा हूं, अगर यहाँ पर ये बॉडी रखी हुई थी और ये बॉडी अब आपकी यहां से ये आ जाती है इस फ्लोर पर, तो अगर आप एच हाइट पर किसी बॉडी को अगर आप छोड़ दें, तो बॉडी वहां फ्लोर तक, नीचे तक अपने आप आएगी या आप लेके जा रहे हो उसे? सर अपने आप आएगी। अपने आप जाएगी। तो वर्क कौन कर रहा है जाने में? बॉडी खुद कर रही है ना? यस सर। बॉडी बेटा खुद वर्क कर रही है। तो इनिशियल जहां से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे हम? इनिशियल, इस केस में 0, अभी 0 है। और जब यहां तक पहुंची फ्लोर तक, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस ब्लू मार्कर वाले केस की हम बात करें तो जितनी इनिशियल थी माइनस जितना वर्क हो गया, क्योंकि वो वर्क सिस्टम ने किया है, उतनी एनर्जी कम कर दो उसमें से। इनिशियल कितनी मानी आपने? 0, माइनस वर्क कितना होगा? वही फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही mgh। तो क्या हो जाएगा? माइनस mgh। तो अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस mgh। जब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को बोलूंगा फ्लोर पर माइनस mgh है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बॉडी h हाइट से, माइनस मतलब h हाइट से अपने आप नीचे उस फ्लोर तक आई है। और अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि फ्लोर से h हाइट तक मैं बॉडी को लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं, बॉडी अपने आप नहीं आई है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes. वेरी गुड। ये पूरा पार्ट फिजिक्स का था जो मैंने आपको 10 मिनट में आपको यहाँ समझाया है। तो कि अगर आपको आता है तो रिवाइज हो गया, नहीं आता है तो आप समझ लो। अब मैं यहाँ पर वही बात करने जा रहा हूँ बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये इस एटम की बाउंड्री है, दैट इज जहां तक ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा सकता है,
किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर, इस बाउंड्री से बाहर की सारी जगह को हम बोलेंगे इन्फिनाइट। इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मान लो इस इन्फिनिटी पर कोई इलेक्ट्रॉन ये रखा हुआ है, तो मेरे बेटा हो, अगर मैं यहाँ से स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं, तो इनिशियली मैं यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानूंगा? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी मानूंगा बेटा मैं इसकी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पर? 0। वेरी गुड, जहां से स्टडी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 0 है। अभी इस पर किसी का कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस इन्फिनिटी से मूव करता है, और ये मान लीजिए इस यहाँ तक इस डिस्टेंस पर आके रुक जाता है या यहाँ पर आके घूमता है। तो यहाँ पर ये जो है, इसको मैं यहाँ पे इसका ऑर्बिट बोलूंगा जिसमें घूम रहा है। इस डिस्टेंस पर आप सब लोग समझदार हो, इस डिस्टेंस आर पर, अगर आर रेडियस है तो इस डिस्टेंस पर एक फोर्स लग रहा होगा। इस न्यूक्लियस के Ze चार्ज हमने पढ़ चुके हैं, Ze चार्ज होता है प्लस में, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E माइनस में होता है। तो इस माइनस चार्ज पर इस प्लस चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लाया गया है इस आर डिस्टेंस तक, तो यहाँ पर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। ये प्लस और माइनस में अट्रैक्शन खुद है। ये अट्रैक्शन अपने आप होगा या फिर मैं बाहर से लगा रहा हूं बेटा? बेटा सिस्टम का खुद का है ना अपना नेचर, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। ये दोनों पार्ट ऑफ Yes, सिस्टम sir. के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो मैंने बनाया है, इस पॉइंट पर मेरे बेटाओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगी वो कितनी होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी जितनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जितना सिस्टम ने वर्क कर दिया। जितना सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क में खर्च हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है ना। Yes, sir. वेरी गुड। और अगर मैं काम कर रहा होता तो मैं आप प्लस की जगह पर माइनस कर देता, वो इसकी आप माइनस की जगह प्लस कर देता, मेरा वर्क ऐड हो जाता उसमें। जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ क्या था कि यहाँ पर इनिशियल 0 थी, मैंने वर्क किया mgs, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस mgh। इनिशियल तो 0 थी इसलिए आ गया प्लस mgh। ये प्लस में आया था ना बेटा? वेरी गुड। Yes. तो अब यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल फाइनल छोड़ो अब। तो पोटेंशियल एनर्जी इस nth ऑर्बिट में, ये nth ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कितनी हो गई? इनिशियल कितनी है? 0 माइनस 0 तो हटा दो, माइनस वर्क डन कितना होगा यहाँ पर बेटा? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। इस आर डिस्टेंस पे बेटा फोर्स कितना होगा? आर डिस्टेंस पे दो चार्ज बॉडी आपका हो तो फोर्स क्या होता है? ये तो माइनस लगा हुआ है, क्या होगा फोर्स? बोलो बेटा हो। K(Q1)Q2 बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है बोर मॉडल में? वेरी गुड। ये दो बॉडी के बीच का फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, वही डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं इनटू आर। अब यहाँ पे एक आर से एक आर बेकार, मतलब कैंसिल, तो क्या बचेगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनली nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी आ गई? n इज ऑर्बिट नंबर, nth ऑर्बिट में कितनी आ गई? माइनस kZe स्क्वायर बाई आर। ये वैल्यू याद कर सकते हो आप? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो सिर्फ उसकी स्पीड की वजह से होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, v वेलोसिटी से, v स्पीड से घूम रहा है, तो मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी nth ऑर्बिट में? उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की हाफ mv स्क्वायर होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की। वेरी गुड। अब हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था बोर मॉडल में, बोर के हाइपोथेसिस में, कि mv स्क्वायर जो होता है, mv स्क्वायर इज इक्वल टू kZe स्क्वायर, हाफ kZe स्क्वायर बाई आर। याद आ रहा है बेटा? mv स्क्वायर इज Yes, इक्वल टू sir. kZe स्क्वायर बाई आर। याद आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड।
तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा mg स्क्वायर की जगह पर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, इट इज इक्वल टू हाफ, और mg स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा kze स्क्वायर बाई r। अगर कोई आपसे पूछे ये कहाँ से आ गया, तो आप इस चीज को बता सकते हो कि mb स्क्वायर इज इक्वल टू kze स्क्वायर बाई r। ये तो बोर्स बता चुके थे पहले ही, बोर्स हाइपोथेसिस है। ओके बेटा, हो Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो अगर आपको nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल गई, काइनेटिक एनर्जी मालूम चल गई, तो मेरे बेटाओ आप यहाँ पर अब इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। यस सर। सो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, सो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En, nth ऑर्बिट में will be equal to पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस kze स्क्वायर बाई r, और काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली प्लस हाफ kze स्क्वायर बाई r। अगर मैं kze स्क्वायर बाई r को x मान लूं, तो माइनस x में से अगर प्लस हाफ x जाएगा तो माइनस का हाफ x बचेगा, दैट इज माइनस हाफ kze स्क्वायर बाई r। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उस nth ऑर्बिट की रेडियस पर डिपेंड करती है। व्हाट इज आर एन हियर, nth ऑर्बिट की रेडियस। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। मुझे आप में से कोई ये बताएगा बेटा कि यहाँ पर n जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होती है? 2 पाई स्क्वायर m kze स्क्वायर से हमने निकाला है, आपको याद आ रहा है? इस तरह का फॉर्मूला बनाया था हमने, उसमें क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है? Yes, sir. क्या था? Sir, n square h square upon 4 pi square m k z square. वेरी गुड, ये हम निकाल चुके हैं। तो मैं इस nth ऑर्बिट में इस वैल्यू को यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा आर एन की जगह पर। जब पुट करूंगा तो nth ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप करके देख सकते हो। ओके बेटा, मैंने क्या किया है, केवल ये वैल्यू nth ऑर्बिट की जो n आर एन को रिप्लेस कर दिया है। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी यस गुड। और अब लास्ट चीज, अगर मैं इन सारे जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मेन फॉर्मूला है। बट न्यूमेरिकल्स में जब भी आपसे एनर्जी या रेशियोज पूछे जाए या एनर्जी पूछी जाएगी, तो आप हर बार इन वैल्यूज को कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड न करना पड़े। इसके लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, पाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, इनकी वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट कर लो। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी फाइनल न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है जिसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट और जेड पता होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन रेडियस वेलोसिटी के किए थे या एनर्जी के भी कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पे